स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक शरह सूद में 1.5% कमी का फैसला किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी मॉनेटरी पॉलिसी बयान के मुताबिक शरह सूद में 1.5% कमी की गई है, जिसके बाद शरह सूद 22% से कम होकर 20.5% हो गई है। मॉनेटरी पॉलिसी बयान में कहा गया है कि शरह सूद में 150 बेस पॉइंट्स कमी की गई है। मई में फ़राते ज़र 11.8% रही, जबकि सख्त ज़री पॉलिसी और ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में कमी से महंगाई तेजी से कम हुई। मई के महीने का आउटटर्न तवक्कुआत से ज्यादा बेहतर रहा। बयान में मजीद कहा गया कि बजट इक़दामात बिजली और गैस के नरखों में तब्दीली से महंगाई के मनाजिर नामे को खतरा है। इस तरह जुलाई 2024 में महंगाई की मौजूदा सतह में नुमाया इजाफे का खतरा है, जबकि महंगाई माली साल 2025 के दौरान बतदरीज कम होती जाएगी। जबकि आइंदा बजट में 2000 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल करने के लिए नए टैक्सेस आयद करने की तजवीज़ दी गई है। FBR के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर इब्तदाई मराहल में 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने से तकरीबन 600 अरब रुपए का रेवेन्यू मतवक्के है। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए फाइनेंस बिल में तमाम सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की भी तजवीज़ दी गई है। सेल्स टैक्स अस्तस्ना खत्म करने से तकरीबन 550 अरब रुपए की इजाफी आमदन मतवक्के है। ज़राए के मुताबिक इजाफी टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की शरह मजीद 1% बढ़ने का इम्कान है, जिससे तकरीबन 100 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू मतवक्के है। FBR ज़राए ने बताया कि सेल्स टैक्स की शरह से भी 18% से बढ़कर 19% तक पहुंच जाएगी, जबकि कमर्शियल दरामद कुनंदगान के लिए दरामदी ड्यूटीज को 1% बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक कमर्शियल दरामद कुनंदगान पर ड्यूटीज की शरह बढ़ाने से 50 अरब रुपए की इजाफी आमदन का तखमीना लगाया गया है। FBR ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट के लिए तमाम टैक्स तजावीज़ IMF के साथ शेयर कर दी गई हैं। सेल्स टैक्स की शरह बढ़ने से आइंदा माली साल महंगाई की शरह भी बढ़ने का खदशा है। ज़राए का बताना है कि इजाफी रेवेन्यू हासिल करने के लिए तजावीज़ इब्तदाई मराहल में हैं, जिनमें रद्दोबदल मुमकिन है, जबकि 700 अरब रुपए मजीद हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ का असल फोरम सड़कें नहीं पार्लियामेंट है। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सैयद अल खान ने मुलाकात की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सड़कों चौराहों पर बेमकसद हंगामों से हमेशा आइन और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सैयद अल खान से मुलाकात के मौके पर सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी मौजूद थे। पर अब आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को मुसलसल तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में नवाज शरीफ ने कहा कि मोदी को मुसलसल तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने पर गर्म जोशी से मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में मुसलसल तीसरी बार कामयाबी भारतीय अवाम के एतमाद का इजहार है। आइए हम नफरत को उम्मीद से बदलकर उसे 2 अरब इंसानों की तरक्की का मौका बनाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने जवाबी पैगाम में शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। लकी मरवत में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव चूनिया में अदा करके उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत अस्करी हुकाम ने शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की नमाज जनाजा में शिरकत की। वजीर इत्तलात तथा तारड़ IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। वजीर आजम ने शहीद कैप्टन फराज इलियास की मैयत को कंधा दिया और तदफीन के अमल में हिस्सा लिया। बाद अज़ां शहीद को पाक फौज के दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई और कब्र पर गुलदस्ता भी रखा गया। तदफीन के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद कैप्टन फराज इलियास के अहलखाना से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने गाँव का नाम कैप्टन फराज इलियास शहीद के नाम से मनसूब कर दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि अल्लाह ताला किसी को ये अजीम मकाम बख्शता है। कुरान मजीद में फरमान है, शहीद को मुर्दा मत कहो, ये जिंदा हैं। शहीद कैप्टन फराज इलियास सारे खानदान के लिए जन्नत में मकाम बनाए। उन्होंने कहा कि पाक फौज के हजारों जवानों ने जान का नजराना पेश किया,
یقین دلاتا ہوں کہ شہید کی عظیم قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، شہید کا خون ضرور رنگ لائے گا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وطن کی خاطر جان دینے والوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے، ارض پاک سے دہشت گردوں کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ بعد ازاں وزیر اعظم نے گاؤں کا نام شہید کیپٹن فراز الیاس کے نام سے منسوب کر دیا اور شہید کے گاؤں کو ماڈل ولیج بنانے کا بھی اعلان کیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر اور رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ ہماری حکومت نے اپنے پہلے 100 روز میں نوجوانوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بم نہیں لیپ ٹاپ دیے ہیں۔ اپنے ایک بیان میں لیگی رہنما مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ نون لیگ کی حکومت کے پہلے 100 روز کی مدت کے ہر روز ہر شعبہ ترقی کی طرف گامزن ہوا اور مہنگائی زوال پذیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آٹا، روٹی اور گھی کی قیمت میں واضح کمی آ چکی ہے، کسانوں کو شدید مشنری کی رعایتی قیمت پر فراہمی شروع کی جا چکی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے وفاق اور پنجاب میں 100 دن کے دوران عوام کو نئی امید ایک بار پھر اور ملک کو درست سمت دی ہے۔ 100 دن میں پاکستان ایشیا کا وہ واحد ملک بن چکا ہے جس میں مہنگائی سب سے تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ رہنما نون لیگ نے کہا کہ ہماری حکومت کی اس مختصر مدت میں دوائی مفت اور علاج کی فراہمی گھر کی دہلیز تک پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ پاکستان اور پنجاب کا پہلا سالٹ بیسڈ مینجمنٹ پروگرام شروع کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ زراعت اور کسان کی ترقی کے لیے 10 ارب کے کسان کارڈ کی فراہمی کا عمل بھی جاری ہے اور اس کے علاوہ جدید مشینری کی رعایتی قیمت پر فراہمی شروع ہو چکی۔ 100 دن میں صنعت، کاروبار، آئی ٹی، انفراسٹرکچر اور گورننس ہر شعبے کی سمت درست کی اور ایک نیا اعتماد اور ساخت دی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ پنجاب میں خواتین کا پہلا ورچوئل پولیس اسٹیشن قائم کر دیا گیا، خواتین کے لیے صوبہ بھر میں ڈے کیئر سینٹر کا فنڈ قائم کیا گیا ہے، پنجاب کا پہلا ای ماس ٹرانزٹ بس سسٹم اور نوجوانوں کے لیے ای بائکس کا نظام شروع کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان ون چائنا پالیسی پر یقین رکھتا ہے، چین معدنیات کے شعبے میں بھی پاکستان کو تعاون فراہم کرے گا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر رواں سال آپریشنل ہو جائے گا۔ احسن اقبال نے کہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے چین کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، چین نے زرعی تعاون بڑھانے کی یقین دہانی کرائی، چین کے تعاون سے سیارہ بھیجنے سے انٹرنیٹ کی سہولیات بہتر ہوں گی۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ چین نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی تعاون کا یقین دلایا ہے۔ اور ناظرین، خبر یہ ہے کہ بابو سر ناران شاہراہ کو 6 ماہ کی بندش کے بعد ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سیاحوں کی حفاظت اور سہولت کے لیے پولیس اور مقامی رضاکاروں کا گشت جاری رہے گا۔ بابو سر ناران شاہراہ ہر سال کئی ماہ تک شدید برف باری کے باعث بند رکھی جاتی ہے۔ شاہراہ کو 6 ماہ بعد ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس سے قبل ضلع ماہسیرا میں 6 ماہ کی طویل بندش کے بعد تمام رکاوٹیں دور کر کے تفریح مقام ناران کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ افریقی ملک کونگو کے گاؤں پر جہادی تنظیم کے حملے میں 41 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ کونگو کے فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مختلف مقامات پر دہشت گردوں کے حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 80 سے متجاوز ہو گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق جمعے کی شب شمالی کونگو میں ماساسا، پاماسانا، مہی نامی دیہاتوں پر جہادی تنظیموں کے اتحاد الائیڈ ڈیموکریٹک فورس کے دہشت گردوں نے حملے کیے۔ فوجی ترجمان کے مطابق حالیہ حملے میں 41 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ دہشت گردوں کے حملوں میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 80 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے۔ واضح رہے کہ الائیڈ ڈیموکریٹک اتحاد اس وقت مشرقی کونگو میں سرگرم ہے اور اس نے عالمی دہشت گرد تنظیم داعش کے ساتھ بھی اتحاد کر رکھا ہے۔ واگا ٹاؤن کی حدود میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ بلڈنگ برانچ اہلکار سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچانے لگے۔ بغیر نقشہ واگا ٹاؤن کی حدود میں بڑے بڑے پلازے بنائے جا رہے ہیں۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کوئی سیاسی طاقت ان کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ میٹرو اسٹیشن مین جی ٹی روڈ پر طاقتور مافیا بغیر نقشہ کے تعمیرات کر رہا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔
अंधेर नगरी चौपट राज वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर से पुश डाल दी गई। अब्दाली चौक में वाक़या गैर कानूनी प्लाजे की आल्ट्रेशन मुकम्मल कर दी गई। बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने अपनी निगरानी में गैर कानूनी प्लाजे की तामीर को मुकम्मल करवाया है। आपको बताते चले कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर से पुश डाल दी गई। अब्दाली चौक में वाक़या गैर कानूनी प्लाजे की आल्ट्रेशन मुकम्मल कर दी गई। बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने अपनी निगरानी में गैर कानूनी प्लाजे की तामीर को मुकम्मल करवा दिया है। एक बार आपको फिर से बताते चले कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर से पुश डाल दी गई। अब्दाली चौक में वाक़या गैर कानूनी प्लाजे की अल्ट्रेशन मुकम्मल कर दी गई। बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने अपनी निगरानी में गैर कानूनी प्लाजे की तामीर को मुकम्मल करवाया है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर से पुश डाल दी गई। अब्दाली चौक में वाक़या गैर कानूनी प्लाजे की अल्ट्रेशन मुकम्मल कर दी गई। बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने अपनी निगरानी में गैर कानूनी प्लाजे की तामीर को मुकम्मल करवाया है। आपको बताते चलें कि अंधेर नगरी चौपट राज वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर से पुश डाल दी गई है। अंधेर नगरी चौपट राज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर से पुश्त डाल दी गई। अब्दाली चौक में वाक़या गैर कानूनी प्लाजे की अल्ट्रेशन मुकम्मल कर दी गई। बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने अपनी निगरानी में गैर कानूनी प्लाजा की तामीर को मुकम्मल करवाया है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत को पसे पुश्त डाला जा रहा है। अब्दाली चौक में वाक़या गैर कानूनी प्लाजे की अल्ट्रेशन मुकम्मल कर दी गई है। बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने अपनी निगरानी में गैर कानूनी प्लाजे की तामीर को मुकम्मल करवा दिया है। आपको अपडेट करते चले अंधेर नगरी चौपट राज का मामला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पसे पुश्त डाल दी गई हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज़ मलिक अयान से। जी मलिक अयान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर के इलाका दादागंज बस टाउन की ZOP महविश नईम, बिल्डिंग इंस्पेक्टर नईम विरक और साबिक बिल्डिंग इंस्पेक्टर वहीदुद्दीन की जेर निगरानी गैर कानूनी तामीरात जो है वो जारी हैं। लाहौर के इलाका वागा दादागंज बस जोन के अंदर मुतलका बिल्डिंग इंस्पेक्टर की जानिब से भारी रकम वसूल करके बड़ी बड़ी कमर्शियल मार्केटें और जो तामीरात हैं उनको मुकम्मल करवाया जा रहा है। आपका चीफ ऑफिसर लाहौर की जानिब से जो है नोटिस लिया गया था डिप्टी कमिश्नर लाहौर के अहकामात के बाद, और उन्होंने बिल्डिंग्स को रुकवा दिया था। अब उनका तबादला हो गया। अली अब्बास बुखारी जिन्होंने बतौर CEO का चार्ज लाहौर का संभाल लिया है, और उनकी दौरानिए में ही अब गैर कानूनी जो बिल्डिंग है उनकी दोबारा अल्ट्रेशन भी मुकम्मल करवा ली गई है, और 4 दिन के अंदर अंदर हाल मुकम्मल बनाकर उसको बाहर से शटर भी लगा दिए गए हैं। लेकिन मुतलका बिल्डिंग इंस्पेक्टर और ZOP की जानिब से ताहाल इस हवाले से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई दिखाई थी। जी बहुत शुक्रिया मलिक अयान। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम कुर्बानी फी सबीलिल्लाह के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। इमसाल गजा के मज़लूमों समेत पाकिस्तान में यतीमों, बेवाओं और मुस्तकीन के लिए 6000 बड़े और 4000 छोटे जानवरों की कुर्बानी की जाएगी, जिससे 20 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफीद होंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम कुर्बानी फी सबीलिल्लाह के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। नायब सदर व चेयरमैन कम्युनिटी सर्विसेज अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि कुर्बानी फी सबीलिल्लाह प्रोजेक्ट की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, और अल खिदमत गजा की जानिब से फलस्तीनी मुतासरीन समेत यतीमों, बेवाओं, मसाकीन व मुस्तकीन के लिए पाकिस्तान में 6000 बड़े और 4000 छोटे जानवरों की कुर्बानी की जा रही है, जिससे 20 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। गजा मुतासरीन के लिए कुर्बानी के बाद बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक हाफ कुक 3 पैक्स में गोश्त गजा के लिए भिजवाया जाएगा, जो 2 साल तक काबिल इस्तेमाल रहेगा। ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद का मजीद कहना था कि पाकिस्तान मुखियर हजरात के साथ साथ अल खिदमत को मिलने वाली कुर्बानियों का एक बड़ा हिस्सा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और बरादर तंजीमों की भेजी गई कुर्बानियों पर मुश्तमिल होगा। यूरोप, अमेरिका और ऐसे ममालिक जहाँ जानवर खरीदना, इसकी देखभाल करना, कुर्बानी करना और इसका गोश्त तकसीम करना कदरे मुश्किल है या कुर्बानी की सहूलतें मुयसर नहीं, और वहाँ के कवानीन भी इस हवाले से सख्त है। अल खिदमत फाउंडेशन चूंकि मुल्क भर में कुर्बानी फी सबीलिल्लाह का वसी तजुर्बा रखती है, लिहाजा बैरून ममालिक से मुहैयर हजरात अपनी कुर्बानी की रकम अल खिदमत फाउंडेशन को भिजवाते हैं, जो कुर्बानी के तमाम मराहिल मुकम्मल करने के बाद कुर्बानी का गोश्त मुस्तकीन तक पहुँचाने का इस्तेमाल करते हैं।
दौरे हाजिर के रुझानात के पेश नजर अब मुल्क गिर कुर्बानी करने और इसका गोश्त दूर दराज पसमानदा इलाकों में मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाने के लिए जद्दोजहद का तरीकाकार अपनाए जा रहे हैं। अल खिदमत कुर्बानी का ये अमल रवायती तरीकाकार के साथ जदीद स्लॉटर हाउसेस में भी सर अंजाम देती है, जहाँ ज़िबा गोश्त की कुकिंग और इसके बाद पैकिंग का काम हाई माहौल में तजर्बाकार अमले की जेर निगरानी जदीद तरीन मशीनों के जरिए सर अंजाम दिया जाता है। गोश्त को मौसमी असरात से बचाने और ताजगी बरकरार रखने के लिए हफाजान सेहत के असूलों को मद्देनजर रखते हुए 4 तरीकों के जरिए दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया जाता है। रवा बरस भी कराची, लाहौर, चंद दीगर शहरों में जदीद स्लॉटर हाउसेस के खिदमात हासिल की जा रही हैं। जिक्रुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन मुल्क-गिर तंजीम है जिसके रजाकार चारों सूबों में बशमूल आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान मौजूद है। ये रजाकार अल खिदमत फाउंडेशन के कुर्बानी प्रोजेक्ट के लिए भी अपनी खिदमात पेशते हैं और कुर्बानी का इख्तिमाम किया जाता है। मरकजी, रीजनल और जिलाई सतह पर निगरान कमेटियां भी तश्कील दी जा चुकी हैं। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी से लेकर इनकी देखभाल और कुर्बानी के तमाम मराहिल को मॉनिटरिंग जारी है। अल खिदमत ने कुर्बानी के अमल को मजीद शफाफ और मौसर बनाने के लिए कुर्बानी सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें मुहैया हजरात या किसी डोनर अदारे की जानिब से भेजी गई कुर्बानी को रिजिज और इजरा में मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के पेश नजर कुर्बानी की बुकिंग, खरीदारी, ज़िबा की तारीख व मुकाम और डोनर रिपोर्टिंग का तमाम रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर के जरिए मुरतब किया जा रहा है। मजीद कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए नेशनल डायरेक्टर अल खिदमत फाउंडेशन का कहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। इस दफ़ा जो हम ये प्रोग्राम है हमारा अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की तरफ से, जो ईद कुर्बान के मौके पर हम मुस्तहिक दोस्तों को, मुस्तहिक बहन भाइयों को कुर्बानी का गोश्त अपने डोनर्स की मदद से पहुंचाते हैं, उस सिलसिले में ये इसके इंट्रोडक्शन के लिए ये हमने प्रोग्राम रखा है। पिछले साल हमने तकरीबन 1 अरब रुपए के अखराजात के साथ 15 लाख लोगों तक ये जो हमने गोश्त की सर्विस थी ये पहुंचाई थी, और इस दफ़ा हम इसको गज़ा के मुस्तहिक बहन भाइयों तक भी इसको लेकर जा रहे हैं। और उस सिलसिले में हम कराची में ये बाकायदा कुक होगा, कुक होके टिन पैक होके तो ये वहाँ जाएगा। उसके अलावा मिस्र के अंदर तकरीबन 15,000 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि गज़ा से वहाँ आ गई हुई हैं, उनके लिए वहीं लोकली तौर पर ये ख़रीदारी होके। मुस्लिम लीग हाउस में मुस्लिम लीग काफ यूथ विंग की जानिब से इजलास का इनेकाद किया गया। सदर मुस्लिम लीग काफ यूथ विंग हुमायूं मुश्ताक ने इजलास की सदारत की। सदर मुस्लिम लीग काफ लाहौर के सदर मियां वहीद ने इजलास में खुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के यूथ विंग के सदर हुमायूं मुश्ताक बल की जानिब से मुस्लिम लीग हाउस में इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत हुमायूं मुश्ताक बल ने की। इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लाहौर के सदर मियां वहीद अहमद, हमजा करामत, चौधरी इरफान समेत दीगर कारकुनान ने शिरकत की। इजलास में मुस्लिम लीग काफ यूथ विंग को मुनज़्ज़म करने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर हुमायूं मुश्ताक बल ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में रोल रहा है। इसकी ताज़ा मिसाल PTI और साबिक मुख्तलिफ जनरलों का तकरीबन 10 साल गठजोड़ है, मगर निशाने हैदर पाने वाले हीरोज के मुजस्मे किरची करने वाले, कोर कमांडर हाउस पर हमला करने वाले और फौजी जवानों को लाठियां मारने वाले सियासी गिरोह का सर कुचलना सियासत में मुतालत नहीं है, रियासत का तहफ़्फ़ुज़ है। इनका ये भी कहना था। यूथ विंग के नायब सदर अब्दुल्ला जट और हल्का PP 162 के यूथ के सदर SN डोगर के लाहौर यूथ के लिए एक्टिव रोल को भी कभी फरामोश नहीं कर सकते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर के सदर मियां वहीद और यूथ विंग के सदर हुमायूं मुश्ताक बल का कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए कहना था। मैं जी आज लाहौर के सदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ हुमायूं बल साहब को। उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है यूथ के लिए, और मेरा ख्याल है कि आज पाकिस्तान की बेहद ज़रूरत है कि आज पाकिस्तान का नौजवान जो बिल्कुल इस वक्त जिसको डायरेक्शन नहीं मिल रही, जो इस वक्त परेशान है, उसको आज ड्रेस करने के लिए मैं समझता हूँ कि आज का प्रोग्राम जो है ना, उसमें एक सिमत जो है ना उसकी तय करने के लिए, उसकी सियासी, उसकी जो बाकी मामलात हैं, इस वक्त वो डिग्रियां लेके जिस तरह बेचारे फिर रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ने की बातें कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की इस वक्त सियासत हो रही है, और जो ख़ास तौर पे इस वक्त माशी एक मसला बना हुआ है जिसकी वजह से आज का नौजवान बेहद परेशान है, मैं समझता हूँ कि उसके लिए आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा, और इस पे मैं मुबारकबाद देता हूँ लाहौर के सदर को, यूथ के जो सदर हैं हमारे, और हमारे पार्टी के जो लीडरान हैं जिनकी हदायत पे ये किया गया, चौधरी शाफे साहब और चौधरी सालक साहब और चौधरी सरवर साहब की हदायत पे ये प्रोग्राम किया गया। मैं जी मुस्लिम लीग यूथ लाहौर का सदर हुमायूं मुश्ताक बल, मैं एक्चुअली सीधी बात ही करना चाहता हूँ। उतार चढ़ाव मुझे इतने आते नहीं। बात यह है कि चंद दिनों से, बल्कि चंद वीक से मेरे अंदर एक तकलीफ़ है।
मैं ये जो सबका सारा मंजर देख रहा हूँ, मीडिया, सोशल मीडिया और सियासी पार्टियों के किरदार और रोल और 9 मई वाला वाक़या, तो मेरे जहन में एक वहम और खौफ है कि यार अगर इन सियासी बाजीगरों ने और सियासी गिरोह ने फ़ौज के अंदर जो एक लड़ने की करंट है, फ़ौज के अंदर जो एक मोराल है, अगर खुदा नखास्ता वो तोड़ दिया तो फिर दोबारा। और नाज़रीन, वफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। IMF के सख्त शराइत के साथ बजट अवाम दोस्त होगा या नहीं, कौमी असम्बली के मेंबरान ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू की। तफसीलात देखिए तैमूर यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। जी, कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त शुरू है। 12 जून को कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा साल 2024 से 25 के लिए। 19 जून तक इम्कानात हैं कि ये सेशन जो है ये मुलतवी कर दिया जाए। फिर 20 से 24 जून तक जो है कौमी असम्बली के इजलास होंगे बजट के ऊपर कट मोशन के लिए और उसके ऊपर बहस करने के लिए। 28 जून को बजट की मंजूरी होगी, फाइनेंस बिल 2024 पास होगा। इसके ऊपर हम कौमी असम्बली के मेंबरान से पूछते हैं कि इस दफ़ा का बजट क्या आवाम दोस्त होगा। IMF के शराइत बड़े तगड़े हैं, आइए मेंबरान से पूछते हैं। देखिए, मैं सरदार मोहम्मद उमर गुरगेज सेनेटर हूँ और अब आपने कहा कि तो NF का तो कुछ तो बात मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानेंगे तो फिर वो हमें जो देना है वो नहीं देगा, इसमें आवाम भी बर्दाश्त करे। देखिए, कबायली इलाकों पे टैक्स लगाना, चूँकि वहाँ पे ट्रांजिशन पीरियड है, न्यू मर्ज एरिया है, वहाँ पर अगर आप देखिए पाठा और पाठा में बड़ा फ़र्क है। 50 सालों से पाठा मर्ज हुआ है, जबकि अभी भी 6 साल पहले पाठा मर्ज हुआ है और न्यू मर्ज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भी IMF के कहने पे ये टैक्स लगा रहे हैं। और मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान इनके हाथ से निकल गया है, या तो डिक्टेशन देते हैं अमेरिका या IMF। मेरा नहीं ख्याल है कि बजट इनका आवाम देश होगा, आवाम दोस्त तो कोई नहीं होगा। देखें जी, जो आपको पता है कि अपन हमारी जो मईशत है वो उनको जान के लाले पड़े हुए हैं और इनकी हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की बुनियाद पे मुल्क जो है इस नौबत पे आ पहुंचा है जी। PDM के जो पिछले 16-17 महीने उसको मिले बैरो निगरान जो है वो सेटअप मर्द वजूद में आया। आप देख सकते हैं कि तकरीबन कुछ 27-28 माह का इनका बनता है वो दुरानिया। उसमें जो है पाकिस्तान जो है वो तरक्की की बजाय वो तरक्की माकूस की जानिब रवां दवां है। आवाम दोस्त का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी जो हमारे फाटा के हमारे KP के साथ इन्होंने जो जुल्म किया है, PHDP से उन्होंने हमारे तकरीबन 91 बड़े प्रोजेक्ट जो है वो निकाल दिए हैं। तो ये बजट तो हमें मंजूर, अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की स्पीकर साहब की सरबराही में। दूसरी बात ये है कि ये बजट होगा, ये जो इन टैक्सों की बात कर रहे हैं KP पे और फाटा में और मलकंड में। रहमान रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आवाम दोस्त तो नहीं होता और नहीं हो सकता है जी, मगर ये मैं आपको IMF के बारे में जो पिछले बजट के बारे में आपने कहा कि पिछले ऐसे थे कि IMF की चंद शराइत हम मानते थे, अब पूरी की पूरी शराइत माननी पड़ेगी। कैमरामैन